हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अरब मुल्कों के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कहानी अब तेज़ होती जा रही है। 2 दिन पहले फ्राइडे को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और बहरीन के बीच ताल्लुक नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया। 1 महीने के अंदर ये दूसरा अरब मुल्क है जिसने इजराइल से ताल्लुक नॉर्मल किए हैं। इससे पहले 13 अगस्त को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल से ताल्लुकात कायम किए थे। इस सब में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिचौलिए का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएई और बहरीन दोनों के इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है। इस सब का असर मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा पर क्या पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुसलमान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अल अक्सा मस्जिद को नहीं भूल सकता। ख़बर ये आ रही है कि इन अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के बाद अल अक्सा मस्जिद के बांटने की तैयारी है। ये बात फिर से कही जा रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के इजराइल के साथ होने वाले एग्रीमेंट से मस्जिद अल अक्सा के विभाजन यानी टुकड़े टुकड़े होने का रास्ता साफ़ हो गया है। अगर यहूदियों के विश्वास यानी अक़ीदे के मुताबिक देखा जाए तो ये अरब मुल्क यहूदियों को मस्जिद अल अक्सा के मकाम पर हज़रत सुलेमान का मंदिर बनाने का रास्ता हमवार कर रहे हैं और यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक उसके बाद ही दज्जाल आएगा और मुसलमानों का ख़ात्मा करेगा। यानी अरब मुल्कों का इजराइल से ताल्लुक़ नॉर्मल करना ख़ुद दुनिया के मुसलमानों की तबाही की तैयारी है। ये बात अगर यकीन की जाए ये यहूदियों का अक़ीदा है। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की ख़बर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी ख़बर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की ख़बरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न ने बड़ी ख़बर ये दी है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के नतीजे में अल अक्सा मस्जिद का विभाजन यानी डिवीज़न होना लगभग तय है। मरसीहा गज्जो की लिखी खबर के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के इजराइल के साथ ताल्लुकात के नॉर्मलाइजेशन के समझौते से जो अमेरिका के ज़रिए मीडिएशन के नतीजे में अमल में आ रहा है कि एक हिस्से के तौर पर अल अक्सा परिसर यानी कैंपस की तकसीम हो सकती है, क्योंकि एक इजरायली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO टेरेस्ट्रियल जेरूसलम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ये नए एग्रीमेंट स्टेटस को में बड़ी तब्दीली कर रहे हैं जिसके बहुत दूर तक और बहुत धमाकाखेज़ नतीजे हो सकते हैं। 1967 में ऐलान किए गए स्टेटस को के मुताबिक सिर्फ मुसलमान मस्जिद अल अक्सा, जिसे अल हरम अल शरीफ भी कहा जाता है, के अंदर इबादत कर सकते हैं। अल अक्सा मस्जिद का कैंपस 14 हेक्टेयर यानी 35 एकड़ में फैला हुआ है। स्टेटस को के मुताबिक अब तक गैर मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद जा सकते थे लेकिन वहां इबादत नहीं कर सकते थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 2015 में बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में बयान जारी किया था और इस हालत को कन्फर्म किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल और अरब मुल्कों के बीच हालिया समझौते में शामिल एक क्लॉज ये कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मैं याद दिला दूं कि अमेरिका, इजराइल और UAE के बीच 13 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए जारी जॉइंट बयान के मुताबिक विज़न ऑफ पीस के मुताबिक तय प्रोग्राम के तहत अमन के साथ आने वाले सभी मुसलमान अल अक्सा मस्जिद में जा सकते हैं और इबादत कर सकते हैं और यरूशलेम के दूसरे मुक़द्दस मकामात को सभी मज़हबों के पुरअमन लोगों के लिए खुला रहना चाहिए। अब बहरीन के इजराइल के साथ ताल्लुकात के ऐलान के बाद ये चौथा अरब मुल्क है जिसके इजराइल से नॉर्मल ताल्लुकात हो गए हैं। अब से पहले मिस्र, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इजराइल से ताल्लुकात हैं। इजरायली NGO टेरेस्ट्रियल जेरूसलम के मुताबिक इजराइल ने अल अक्सा को एक मस्जिद के स्ट्रक्चर के तौर पर परिभाषित यानी डिफ़ाइन किया हुआ है। इजराइल के मुताबिक और ज़ाहिरन
अमेरिका के लिए पहाड़ पर जो कुछ भी मस्जिद का स्ट्रक्चर नहीं है उसे यरूशलेम के दूसरे मुक़द्दस मकामात में से एक के तौर पर समझा गया है, जो सभी यहूदियों के ज़रिए इबादत के लिए खुला है। आपको याद दिला दूं कि पिछले फ्राइडे को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नाटकीय तरीके से एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया था कि बहरीन भी इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह रजामंद हो गया है। साथ ही कहा गया कि बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के साथ फ़ोन से बात करने के बाद ट्रंप ने इस खबर को ट्वीट किया था। तीनों मुल्कों की तरफ से जारी जॉइंट स्टेटमेंट, जिसे ट्रंप ने अपने ट्वीट के साथ अटैच किया है, का लहजा और जुमले काफ़ी हद तक एमिरेट्स के साथ ताल्लुकात के मौके पर 13 अगस्त को जारी जॉइंट बयान से ही दोहराए गए हैं। और साथ ही कहा गया है कि 15 सितंबर को जब इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाइट हाउस में ताल्लुकात के नॉर्मल करने के दस्तावेज़ों पर दस्तखत करेंगे, तभी बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ ज़यानी भी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने के लिए शरीक होंगे। बहरीन और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने के ऐलान के बाद दुनिया के मुल्कों से 3 किस्म के रिएक्शन आए हैं। एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मिस्र हैं, जिन्होंने इस ऐलान का वेलकम यानी खैर मकदम किया है। दूसरे वो हैं जो फैसले को सही बताते हुए साथ ही ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन अलग मुल्क कायम होगा और ईस्ट यरूशलेम उसकी राजधानी होगी। ऐसा मुल्क ओमान है। अब से पहले सऊदी अरब भी यही कह चुका है, लेकिन बहरीन वाले एग्रीमेंट में फ़िलिस्तीनियों के हक़ में कोई बात नहीं कही गई है। इससे ये जाहिर होता है कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल न किए जाने की बात महज बहकावा थी। और तीसरे किस्म का रिएक्शन फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स हमास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी PLO, जिन्होंने इन अरब मुल्कों बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की खुलकर मजम्मत की है यानी कंडम किया है। लेबनान के हिजबुल्लाह, जो 2000 में साउथ लेबनान से इजराइल को बाहर कर चुका है और 2006 में 34 दिनों तक जारी रही जंग में इजराइल को हरा चुका है, उसने कहा है कि बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये फैसला फ़िलिस्तीनी लोगों और फ़िलिस्तीनी कॉज की पीठ में छुरा घोंपा है। रॉयटर्स के मुताबिक फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जहां महमूद अब्बास की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत है, उसने इस समझौते को कंडम किया है और इसे फ़िलिस्तीन को धोखा देने वाला एक और वाक़या बताया है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सामाजिक मामलों के मिनिस्टर अहमद मजदलानी ने एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस को बताया कि ये समझौता फ़िलिस्तीनी लोगों और उनके कॉज की पीठ में खंजर है, जिस तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पिछले महीने किया था। ईरान और तुर्की ने इस एग्रीमेंट को कंडम किया है। बहरीन की न्यूज़ एजेंसी BNA के मुताबिक ओमान ने बहरीन के ज़रिए अपने सॉवरन हक़ के तहत की गई पहल और इजराइल के साथ ताल्लुकात पर 3 मुल्कों के जॉइंट बयान का वेलकम किया है। ओमान की न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए जारी बयान के मुताबिक सल्तनत ने उम्मीद जताई है कि कुछ अरब मुल्कों के ज़रिए चुनी गई ये नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फ़िलिस्तीनी इलाक़ों पर इजराइल के कब्ज़े को ख़त्म करने और फ़िलिस्तीन के एक आज़ाद मुल्क के क़याम और पूर्वी यरूशलेम के इसकी राजधानी बनने के साथ अमन कायम करने में मदद करेगी। ये बात सिर्फ वो अपनी आवाम को वरगलाने के लिए दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओमान ने साथ ही ये उम्मीद भी जताई है कि इससे फ़िलिस्तीन अलग मुल्क बनेगा और सभी अमन पसंद मुल्कों और लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, जिसमें बड़े पैमाने पर दुनिया में और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में परमानेंट अमन कायम होगा। जॉर्डन ने कहा कि उम्मीद है कि पूरी तरह से अमन कायम करने के लिए इजराइल कुछ कदम उठाएगा। आपको याद दिला दूं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अक्टूबर 2018 में बिना ऐलान किए 3 दिन का ओमान का दौरा किया था। जो मुल्क फ़िलिस्तीन अलग मुल्क होने की बात कह रहे हैं और इजराइल से नज़दीक होते जा रहे हैं, वो अपने मुल्कों की आवाम को धोखा दे रहे हैं। इस तरह की उम्मीद रखने वालों को नेतन्याहू ने 13 अगस्त को ही साफ कह दिया था कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल किया जाना उनके एजेंडे में शामिल है। फ़िलहाल
صرف اسے روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پر شرط یہی ہے کہ ویسٹ بینک اسرائیل میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اسی دن اسرائیل کے پرائم منسٹر کا یہ بیان خود ان کی اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے۔ دوسری طرف ترکی، ایران، حماس اور حزب اللہ نے بحرین اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کو سخت الفاظ میں کنڈم کیا ہے۔ ترکی کی فارن منسٹری نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلق قائم کرنے کے بحرین کے فیصلے کی سخت نکتہ چینی کی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ فیصلہ فلسطینی کاز کو بچانے کی کوششوں کو ایک نیا جھٹکا ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی ترکی کی فارن منسٹری کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے یہ فلسطین کے لوگوں کے خلاف غلط برتاؤ جاری رکھنے اور فلسطینی زمینوں پر قبضہ مضبوط کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کو اور ہمت ملے گی۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ بحرین اب اسرائیل کے گناہوں کا حصے دار ہوگا۔ تہران میں فارن منسٹری سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین کے حکمراں اب زایونی شاسن یعنی اسرائیل کے گناہوں کے حصے دار بنیں گے، جو کہ علاقے اور اسلام کی سیکیورٹی کے لیے لگاتار خطرہ ہے۔ لبنان میں ایران نواز سمجھے جانے والے حزب اللہ نے اپنے بیان میں اسرائیل کی بحرین حکومت کے ذریعے دی گئی مانیتا یعنی اپروول اور اس کے ساتھ تعلق کو نارمل بنانے کی منظوری کو کنڈم کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس اعلان سے دونوں کے بیچ موجود سیکریٹ یعنی گپت تعلقات کو عام کر دیا گیا ہے۔ سیٹرڈے کو جاری بیان کے مطابق حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حکمرانوں کے ذریعے بتائے گئے ترک فلسطینی لوگوں کے لیے بہت بڑا وشواس گھات اور فلسطینی کاز کی پیٹھ میں دردناک چھرا گھونپا گیا ہے۔ ساتھ ہی بیان میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای اور بحرین کے ذریعے اٹھائے گئے ان وشواس گھاتی قدموں کا ریئیکشن آزاد عرب اور مسلم لوگ خاص طور سے فلسطینی لوگوں اور ریزسٹنس گروپس کے ساتھ ساتھ علاقے میں باقی ریزسٹنس موومنٹس کے ذریعے سامنے آئے گا۔ ادھر لندن سے چھپنے والے اخبار دی گارجین کی رپورٹر ندال المغرابی نے غزہ سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلق نارمل کرنے کے لیے کھاڑی کے دو ملکوں کے قدموں کے خلاف سیٹرڈے کو پروٹیسٹ کیے اور اسرائیل، امریکی، بحرین اور امارات کے لیڈرز کی تصویروں کو جلایا۔ اس رپورٹ کے مطابق امارات اور بحرین نے ایران کے نقلی ڈر کا بہانہ بنا کر اسرائیل سے تعلق نارمل کیے ہیں، جس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطینی تنہا رہ جائیں۔ غزہ میں حکومت چلا رہے حماس کے ذریعے کیے گئے پروٹیسٹ میں درجنوں گروپس نے حصہ لیا۔ حماس کے ایک ذمہ دار ماہر الہولی نے کہا ہے کہ ہمیں تعلقات کے نارمل ہونے کے وائرس سے لڑنا ہوگا اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے سبھی طرف رکاوٹیں لگانی ہوں گی۔ اس پروٹیسٹ میں امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو، بحرین کے کنگ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی تصویروں میں آگ لگائی گئی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیل نے 1979 میں مصر کے ساتھ اور 1994 میں جارڈن کے ساتھ ایک امن سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ اس سلسلے میں میرا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے امن سمجھوتے تبھی تک باقی ہیں جب تک اسرائیل اپنی سیما پوری طرح سے مضبوطی سے اپنے کنٹرول میں نہیں کر لیتا۔ جس دن وہ خود کو مضبوط اور سرکشت محسوس کرے گا، وہ ان ملکوں سے بھی جنگ کرے گا اور ان کی زمینیں ہڑپ لے گا۔ ابھی حال ہی میں جارڈن ویلی کو بھی اسرائیل میں شامل کرنے کی بات تھی، جسے فی الحال روک دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضے کو یونائٹڈ نیشنز درجنوں بار غیر قانونی قبضہ کہتا رہا ہے، ایک ہی جھٹکے میں امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ویسٹ بینک کو اسرائیل کے حصے کے طور پر وہ قبول کرتے ہیں۔ تبھی سے اسرائیل نے اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہی حال یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین جیسے ملکوں کا ہوگا۔ شروع میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے بتایا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنے میں شرط یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا، بلکہ
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ौरन ही ये कह दिया कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने से वो पीछे नहीं हटेंगे, और ये दावा उन्होंने नहीं छोड़ा है। आपको याद होगा कि इस साल रमज़ान में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2 टेलीविज़न सीरियल उम्मे हारून और मखरज ख़ास तौर पर दिखाए गए थे, जिसमें फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की इमेज ख़राब करके पेश की गई थी और यहूदियों को मज़लूम दिखाया गया था। मैंने अपने जर्नलिज़्म के तकरीबन 37 साल के तजर्बे में कई बार अलग अलग खाड़ी के अरब मुल्कों में दौरा किया है, जिनमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत शामिल हैं। इसके अलावा जॉर्डन, लीबिया, सीरिया और इराक़ भी गया हूँ। ईरान बहुत बार जाना हुआ है। इस इलाके के बहुत से लोगों से यूरोप में भी मुलाकातें की हैं। ये बात मैंने बार बार महसूस की है कि जिस तरह से ईरान में फ़िलिस्तीन के हक़ में और इजराइल के ख़िलाफ़ लोगों में जोश है, वो अरब मुल्कों में नज़र नहीं आता। मुसलमानों का यकीन है कि मस्जिद अल-अक्सा हज़रत आदम के ज़माने की है और ज़मीन पर यह दूसरी मस्जिद है। इस्लामी हिस्ट्री में मस्जिद अल-अक्सा को क़िबला अव्वल कहकर पुकारा जाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक काबे पर दुश्मनों का कब्ज़ा था, मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक मस्जिद अल-अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की है। अल-अक्सा का 35 एकड़ का अहाता है। इसमें इस्लामी तारीख़ के 44 आसार क़दीमा मौजूद हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद फ़िलिस्तीन पर इजराइल नाम के सहयूनियों का कब्ज़ा हो गया, तब भी मस्जिद अल-अक्सा फ़िलिस्तीन का हिस्सा मानी गई। यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा ही वो जगह है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उन्हें मंदिर बनाना है। इसलिए यहूदी मस्जिद अल-अक्सा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि यहूदी मानते हैं कि जिस दिन वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मंदिर बना लेंगे तो उन्हें वो तिलस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी, जिनकी मदद से वे अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और वो दुनिया से उनके अक़ीदे के मुताबिक इस्लाम को ख़त्म कर देगा और यहूदियों को वो इज़राइल अता करेगा, जिसकी उन्होंने झूठी दलील बना रखी है। यहूदियों का एक ग्रुप है जो अमेरिका और यूरोप में काफ़ी एक्टिव है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन को नेटोरिक कार्टा कहा जाता है। उनका कहना है कि उनकी दुआ है कि इज़राइल अमन के साथ ख़त्म हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि सहयूनियों की दलील इज़राइल के बारे में गलत है। अब तक मस्जिद अल-अक्सा में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त थी, लेकिन अब अरब मुल्कों के ज़रिए इज़राइल से ताल्लुक़ नॉर्मल करने के बाद अल-अक्सा मस्जिद के बांटने का रास्ता साफ़ हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस सिलसिले में इज़राइल की NGO टेरेस्ट्रियल जेरूसलम की तरफ से ओपिनियन दी जा रही है और साथ ही बताया गया है कि अमन के साथ मुसलमान वहाँ जा सकते हैं और दूसरे मज़हब के लोग भी वहाँ इबादत कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।